नमस्कार दोस्तों, रोजगार एक रौनक में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए, इतिहास का आज तीसरा पार्ट है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है काम जो चल जाएगा। फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिएगा, सेकेंड पार्ट भी लोड कर दें, उसको भी देख लीजिएगा। ये थर्ड पार्ट है। मैंने एनसीईआरटी जो आपकी है 6 क्लास की इतिहास, उसको हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि पॉलिटी पढ़ा कर चुके हैं। पॉलिटी को जाके आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं आज इसको पढ़ा दे रहा हूँ तो ये खत्म हो जाएगा। अब रहा भूगोल, तो भूगोल का भी कम से कम दो क्लास लेना पड़ेगा। भूगोल का कितना? 2 क्लास। भूगोल को टाइप करवाएं, टाइप इतना अच्छे से करवाएं कि अगर आप लोग पढ़िएगा तो उसके दीवाना हो जाएंगे। भूगोल क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज अध्याय 9 से पढ़ना है। जो बच्चा नहीं जानता है वो जान ले कि आज हम लोग किससे पढ़ना है, 9 से। ठीक है, 9 से हमको पढ़ना है अध्याय 9। यानी कि सर 1 से 8 तक पढ़ा चुके हैं, तो हम कहेंगे हाँ बाबू पढ़ा चुके हैं। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपका क्या हो चुका है, ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यानी कि 9 में क्या कह रहा है कि व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो पहला आपका हो जाएगा व्यापारी, और दूसरा हो जाएगा आपका राजा, और तीसरा हो जाएगा तीर्थयात्री के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, कह रहा है कि बाजार में घूमती जगनी, एक लड़की है बाजार में घूमती, उसकी कहानी ये कह रही कि जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, सोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर फिर वापस चले जाते थे। यानी कि कहने का मतलब ये सोच के पूरा हमको विवरण बताते हैं कि कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे नहीं हुआ है। तो उस कहानी के बारे में हमको नहीं जानना है, हमको असल जिंदगी के बारे में जानना है, जिसके बारे में पढ़कर एक व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। ठीक है, कि सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचा करते थे। कारण है, और यदि कहीं चीज अगर कोई बन रहा है तो उसका छोटा मोटा टुकड़ा भी गिरा होगा। यदि छोटा मोटा टुकड़ा नहीं गिर रहा है, इसका मतलब हम ये जानेंगे कि सर यहाँ पे ये बनाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे उसके कुछ अवशिष्ट भी पदार्थ जो गिरे होते हैं वो मिलेंगे तो कहेंगे कि बनेगा। अन्यथा बताइए कि थाली कहीं और से बना के कहीं और मिलेगी, या केवल थाली के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, तो हम यही कह सकते हैं कि ये अलग जगह बना है और लाकर यहाँ पे डंप किया गया। ठीक है, कह रहे कि दक्षिण भारत सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो नोट करके यहीं पे आपको लिखना है कि दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था। तो सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए क्या है, कीमती पत्थरों के लिए क्या है बाबू, मशहूर है। यही आपको याद रखना है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूज आ जाइएगा कि सर काला सोना तो कोयला को भी कहा जाता है, काला सोना आप काली मिर्च को भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ रोमन साम्राज्य लग गया है। तो अगर रोमन साम्राज्य के विशिष्ट रूप में पूछ देगा तब काली मिर्च को काला सोना कहेंगे, अन्यथा काला सोना किसको कहते हैं तो कह दीजिएगा सर कोयला को कहा जाता। ठीक है, कह रहा है कि समुद्र तटों से लगे राज्य। समुद्र आप लोग जानते हैं कि भारत के, देखिए ये भारत के जो यहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पानी से नहीं घिरा है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं। अगर मैं पारी वर्ड से कहूँ तो ये है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, गोवा के बाद केरल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। यानी 5 इधर है, 4 इधर है, तो 5 4 9, मैंने टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, चलिए सवाल यहाँ से है, कह रहे कि मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। तो कहेगा कि मूवेंदार की चर्चा कहाँ मिलती है, तब कहिएगा कि संगम कविताओं में दिख रहा है। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, मिलती थी। पर यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, यानी मुवेनदार जो शब्द था उसका अर्थ था तीन मुखिया। तीन मुखिया, यही लिखना है आपको कि इसका अर्थ क्या था, तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासकों परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे किसके लिए तीन, कौन कौन तीन थे, तो इसके लिए था चोल था, चेर था और पांड्य था। देखिए चोर, चेर, पांड्य, ठीक है, यानी कि चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। सबसे शक्तिशाली कहेगा तो क्या कहेंगे, चोल वंश। कौन थे, चोल वंश। ये सभी दक्षिण भारत में थे। अभी इसके मैप आएगा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चोल, चेर, चोल, पांड्य, ठीक है। कर कि मानचित्र इतना 105 जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने, कहेगा कि बताइए तीन मुखिया जो शब्द था किन किन राज्यों के लिए किया गया था, कहेगा चोल, चेर, पांड्य। चोर, चेल, पांड्य, मन तीन लोगों के लिए किया गया था, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। कह रहा है कि एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। आपको बस इतना ही नोट करना है कि ये किसका बंदरगाह था, तो कहिएगा चोलों का बंदरगाह था। कहेगा पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै। पूछता है कि पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, मदुरै। क्या थी, मदुरै। कह रहा है इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सतवाहन महाराष्ट्र में, कहाँ बाबू, यहाँ सतवाहन जो थे कहाँ से राज्य करते थे, महाराष्ट्र में। तब पूछता है कि सतवाहन वंश के संस्थापक का क्या नाम है, तो कहेगा इसके संस्थापक का नाम है सिमुक। क्या नाम है, सिमुक। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसका संस्थापक क्या नाम था बाबू, सिमुक। क्या था, लिखने का मन ही नहीं करता, ऐसे चलता है, क्या हो गया, सिमुक। क्या बाबू, सिमुक, ठीक है। पर एक सतवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सतवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कहेगा कि बताइए सतवाहन का वो कौन सा ऐसा राजा था जो सबसे मजबूत था, तो क्या कहेंगे, गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इसकी स्थापना किसने किया था, सिमुक ने। किसने किया था, सिमुक ने। ये सतवाहन वंश जो थे ना, सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई। भूमि दान देने की प्रथा किसने चलाई, तो सतवाहनों ने। ये लिखना ही आपको, लिखना लेना है आपको, ठीक है। फिर कहेगा बताइए तो कौन ऐसा वंश था जो मातृ सत्तात्मक था, माने माता का शासन था, तो भी क्या थे, सतवाहन ही थे, ठीक है। ठीक, कह रहा है गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है वह और अन्य सभी सतवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। माने इसके जितने भी शासक हुए ना, उसे दक्षिणापथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। तो सवाल पूछता है कि बताइए कि किस वंश के राजाओं को दक्षिणापथ स्वामी कहा जाता है, तो उनका नाम क्या है बाबू, सतवाहन। क्या है, सतवाहन, ठीक है। कर कि रेशम मार्ग की कहानी, कल आप लोगों के मैप में मैं दिखाया था कि रेशम मार्ग किसके समय चला था, कनिष्क के समय चला था। किसके समय, कनिष्क। कर कि कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांशतः समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं, ठीक है। कर कि रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की यह क्या है बाबू, विधि है। रेशम बनाने की विधि है। कार्य कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। यही नोट करना है कि बताइए कि सिल्क रूट किसके समय प्रचलित था, तो कुषाण के समय। किसके समय था, कुषाण के समय, ठीक है, कुषाण के समय, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि कुषाणों की राजधानी क्या हुआ करती थी, पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तो यही ना उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा था कि बताए कि मथुरा में सबसे ज्यादा जो मूर्ति स्थापित की गई है वो किस वंश की होनी चाहिए, तो जो राजा रहेगा उसी का नाम, तो किसकी, कुषाण का। किसका, कुषाण का, ठीक है। कर कि तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। कह रहा है कि फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के
जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। कहे कि सबसे पहले सोने के सिक्का किसने जारी किया था, तो वो अगर उसमें रहेगा तो कहिएगा कि बैक्टीरिया ने। किसने किया था? बैक्टीरियाई ने, ठीक है। लेकिन ये मध्य एशिया की बात अगर कह दे, मध्य एशिया या उप महाद्वीप की बात कह दे, तो उसमें कौन थे बाबू? कुषाण। कौन थे? कुषाण। करके बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रसार। अच्छा, बौद्ध धर्म का प्रसार क्या था बाबू? कर कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति कुंडवन काशीमिन में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? कनिष्क। जो चरक आप लोग नाम सुने थे, शायद चरक इसी के दरबार में रहता था। कनिष्क के दरबार में जो चिकित्सा चरक था रहता था, ठीक है। उसने 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि आश्वघोष। कहेगा कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो कहेगा कि आश्वघोष। लिख लीजिएगा, ये बहुत आता पूछता है, ठीक है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? आश्वघोष। कनिष्क के दरबार में रहते थे। कहेगा कि आश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क। आश्वघोष ने क्या किया था? आश्वघोष ने किताब लिखा था बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, ठीक है। चलिए, बच्चे हैं, थोड़ा दिल के कच्चे हैं, आते रहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा, देखो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म दो में बट गया। एक बट गया था हीनयान में, एक बटा था महायान में। तो देखो, जो दक्षिणी भारत में आया था उसे हीनयान कहते हैं, जो उत्तरी भारत में फैला था उसे महायान कहते हैं। तो कहता है कि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा से जुड़ा हुआ था, तो आप कहिएगा कि महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। इस बात को आपको नोट कर लेना है कहीं पे कि किस शाखा से जुड़ा था कनिष्क, किससे जुड़ा था? महायान से, ठीक है। कर के पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी है। इनमें से अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगे, ठीक है। ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये उनकी मूर्ति है, शायद दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन जितना भी उतना दिखाई, ठीक है। कह रहा है कि धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। तो याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ फैली थी, ये सवाल ही पूछता है कि ये इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया था। तो महायान शाखा का ऊपर हो गया था, हीनयान शाखा का नीचे हो गया था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। ये आपके लायक नहीं है, लेकिन कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि कभी दिशाएं को लेकर सवाल पूछ दे तो आपको बताना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई है। देखो, इसी को कहते हैं पश्चिमी घाट। जो महाराष्ट्र वाला एरिया है इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट अधिकतम कहाँ बनाई जाती है? पश्चिमी घाट में, ठीक है। करें कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। इसको नोट कर लीजिएगा कि ये कहाँ कहाँ फैला था, ताकि आपको आसानी से इसके बारे में पता चल जाए, आसानी से इसके बारे में पता चल जाए। बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, जहाँ भी चले चलने दीजिए। कह कि तीर्थयात्री क्या है? तीर्थयात्री से क्या पता चलता है? तो कह कि तीर्थयात्री वे स्त्री या पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं, उन्हें तीर्थयात्री कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों को अगर जरूरी है, अगर मंदिर वंदिर घूमना है, जैसे कि राम मंदिर में ही जाना है, तो हम क्या हो जाएंगे? अब तीर्थयात्री हो जाएंगे। घूमने के लिए जो आते हैं उन्हें क्या कहते हैं बाबू? तीर्थयात्री कहा जाता है, कहा जाता है। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन, इसी को फाहियान भी कहा जाता है। फासियन ने एक काफी प्रसिद्ध है, वह करीब 1600 साल पहले आया था। 1600 साल पहले आया था। और किसके दरबार में आया था? तो स्वेन
ह्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया था। ये किसके दरबार में आया था? देखिए एक फाहियान था, फाहियान जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ह्वेनसांग था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। जब आगे इनके बारे में पढ़ेंगे तो चर्चाएं मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, सन पूछा है कि वो फासियान आया था तो कब आया था? तो 16 साल पहले। और ह्वेनसांग कब आया था? 14 साल पहले। ये पूछता है 1400 वर्ष पहले, ये पूछा हुआ सवाल, ठीक है। उसके करीब 50 साल बाद इति सिंह आया था। किसने आया था? इति सिंह। तो यात्रियों के क्रम में को भी यात्री क्रम सजाने के लिए दे देता है। तो यात्रियों क्रम कैसे सजाएंगे आप? यदि आपको याद होगा कि सबसे पहले फासियान आया, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा? फासियान आया, उसके बाद ह्वेनसांग आया, उसके बाद कौन आया? इति सिंह आया, ठीक है। इस बात को आप लोग लाइन बाय लाइन लगा लीजिएगा। कह रहे कि ह्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर, अच्छा मध्य एशिया समझ में आता है, बार बार मध्य एशिया आ रहा है, आप लोग समझ नहीं। देखो जब आप भारत का मैप देखेंगे, ठीक है, भारत का मैप जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक है पानी, यहाँ से यहाँ तक है पानी, इधर है बांग्लादेश, इधर है म्यांमार, इधर है, ये है हिमालय, ये है हिमालय। मैंने इधर से नहीं आने का रास्ता था, इधर से पानी वाला जिसके पास बहुत मजबूत होगा वही आएगा। तो ये वाला यही एक जमीनी एरिया था, यही एक जमीनी एरिया था। इसे कहते हैं मध्य एशिया। इसको क्या कहा जाता है? मध्य एशिया, ठीक है। पाकिस्तान वाले एरिया को मध्य एशिया कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि वो हाँ मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। 20 घोड़ों पर लाद कर कौन ले गया? तो याद रखिएगा, ह्वेनसांग, ठीक है। 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। तब कहेगा कि बताया कि कौन ऐसा यात्री था जिसको सिंधु नदी को पार करते समय जिसकी नाव पलट गई थी? तो कौन था? ह्वेनसांग, ठीक है। कह रहा कि अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया, चीन में अनुवाद करने के लिए लगा दिया। अब कह रहे कि नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। नालंदा किसका केंद्र था? शिक्षा का। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? होगा ना, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? ये क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा मुझे। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि आज के बिहार में है, उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं। मठ के नियम क्या है बाबू? काफी सख्त है, ठीक है। ये कहे कि नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछ। मैंने कह रहा है कि जो अगर व्यक्ति था इसमें अपना एडमिशन लेना चाहता था, उसे द्वारपाल ही ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते थे। अगर द्वारपाल उसे पास कर देते थे तब वो वहाँ पे शिक्षा ले सकता था। उसे क्या कहा जाता है? आगंतुकों, ठीक है, आगंतुकों, ठीक है। कह रहे कि भक्ति की शुरुआत, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें से शिव, विष्णु और दुर्गा देवी देवता शामिल है। शिव, कौन कौन? शिव, विष्णु और दुर्गा, शिव, विष्णु और दुर्गा, ठीक है। किन देवी देवता की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी? भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पद सबके लिए क्या होता है? सबके लिए समान था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो। कह रहे कि भक्ति सबके लिए समान थी, चाहे धनी हो या गरीब हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। चलिए, कह रहे कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। कहेगा कि भक्ति की चर्चा किसमें की गई है? तो ऋग्वेद भी देगा, रामायण भी देगा, ठीक है, महाभारत भी देगा और भागवत गीता भी देगा। तो किसको आप मारिएगा? भागवत गीता को, ठीक है। चलिए, कह रहे कि भागवत गीता महाभारत जो अध्याय 11 देखो, अध्याय 11 आगे देखना है, ठीक है, का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? महाभारत का। भागवत गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का। जब महाभारत हो रहा था, कृष्ण ने जब अर्जुन बाण चलाने से मना कर देता है तो कृष्ण क्या करते हैं? उसको वहाँ गीता का पाठ पढ़ाते हैं,
तो गीता में एक से वाले बात लिखा हुआ है, गीता पढ़िएगा, गीता पढ़ने से मन की शांति होती है, गीता पढ़ना चाहिए, गीता हम भी पढ़े हैं, एक बार और पढ़ना चाहेंगे इसको, ठीक है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों का छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में क्या हो गया बाबू, फैल गया। मैंने महाभारत देखिए, एक बार महाभारत देखना चाहिए, महाभारत देखेंगे थोड़ा बहुत अच्छा लग फील होता है, अपने क्या होते हैं और पराये क्या होते हैं, लालच क्या होता है, इस सब के बारे में उसमें बताया गया है, ठीक है। पर कि वराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार, कर कि वराह के रूप में विष्णु जी का एक मूर्ति बना है मध्य प्रदेश में, उसी के बारे में कह रहा है। तो कह रहा है कि किसका अवतार था, विष्णु का। किसका अवतार था, विष्णु का। यही है आपका चित्र, चित्र शायद आपको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। हाथी के सूंड के जैसा है, ठीक है, हाथी के सूंड के, यही आपका चित्र है, ठीक है। यही आपका क्या है, चित्र। धीरे से देखेंगे तो देख पाएंगे। चलिए, कह रहा है कि हिंदू क्या है बाबू, तो हिंदू क्या है, चलिए हिंदू क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कह रहा है कि हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडिया से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। मतलब जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उनके लिए इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, या हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा संस्कृति परंपरा के लिए प्रयुक्त होता। ये चैप्टर का लास्ट भाग है, चैप्टर खत्म हो गया। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म वेथलेहम में हुआ। तो यही कहेगा कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो देख लीजिएगा, सन भी देख सकते हैं, सन नहीं दिया है क्या, हाँ वही 2000 साल। हाँ, कहेगा कि कहाँ हुआ था, तो बेथलेहम में हुआ था। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ये किसका हिस्सा था, रोमन साम्राज्य का। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। मैंने इन्होंने ये कहा था कि यदि आप किसी को चाहते हैं कि वो अच्छा बने तो सबसे पहले आप ही अच्छा बनिए। क्या बनिए, आप अच्छा बनिए, आप अच्छा बनिए, ठीक है। कह रहा है बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई। तो कहे कि बाइबिल किसका है, तो कहेगा बाइबिल ईसाइयों का है। बाइबिल किसका है बाबू, ईसाइयों का ही तो बात लिखना है। बाइबिल किसका है, ईसाइयों का, ठीक है। किसके उपदेश लिखे हैं, तो ईसा मसीह के, ठीक है। हाँ, अगर ये आपसे कह दें कि ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। किस एशिया से आए थे, पश्चिमी एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। यही आपका जरूरी बात है, ये नोट कर लीजिएगा कि केरल के ईसाइयों को किस नाम से जाना जाता है, तो सीरियाई ईसाई, सीरियाई ईसाई, ठीक है। अब कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, देख लेते हैं। कह रहा है कि रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले, चोल, चेर तथा पांड्य 2300 साल पहले, रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले, कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल पहले, फासियन का भारत आगमन 1600 वर्ष पहले, स्वेन सांग की भारत यात्रा 1400 वर्ष पहले, ठीक है, 1400 वर्ष पहले। अध्याय 10 देखेंगे, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अध्याय 10 कह रहा है कि नए साम्राज्य और राज्य, कह रहा है कि नए साम्राज्य और राज्य कैसे थे उनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। जैसे भी होंगे देखेंगे। बहुत ही नहीं सुनो, ठीक है, हो गई, ठीक है ना। सुनता अरविंद राजा बना। अरविंद कैसे राजा बना, ये कहानी एक लड़के की, इस कहानी में सोचना नहीं है, ये आप लोग पढ़िएगा कैसे राजा बना। हम बताते हैं कि क्या है प्रशस्तियाँ क्या होती है। तो कह रहा है कि दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। मैंने कह रहा है गुप्त वंश का एक राजा था, उसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या था, समुद्रगुप्त। उसी के नहीं कभी कभी आप लोग नाटक करते हैं, उसी की नकल करने वाला था। किसकी, समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने वाला था।
समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। तो कहेगा कि इलाहाबाद में लिखे गए अशोक के अभिलेख से निम्न में से किस राजा का पता चलता है, तो अशोक के अलावा एक और आदमी का पता चलता है, उसका क्या नाम है, समुद्रगुप्त। कह रहा है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि या मंत्री रहे हरिसेन। बोलो ये सवाल पूछा था कि नहीं पूछा था? उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा था कि नहीं पूछा था? ये पूछा था ना फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, कि प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने किया था, तो कहिएगा हरिसेन ने। क्या कहिएगा? हरिसेन ने। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ सवाल है। 6 में पूछ रहा है, आप 6 में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 6 का इतिहास से पूछ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ना चाहते ही नहीं है। एक काव्य के रूप में की गई है। कह रहा है कि यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे क्या प्रयाग प्रस्ती कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। तो बताओ प्रयाग प्रस्ती किसने लिखा था? हरिसेन। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। 3 बात लिख लो, काम खत्म। कर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में। ये हो गया था क्या? हाँ हो गया। हाँ, एक और बात सुनना है। हाँ, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में भी गौतमपूर्ण हो गया है। कह रहा है कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी से प्रभावित होकर इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता, ठीक है। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से छोड़ दिया था। कर कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, देखिए चित्र है, देख लेते हैं। कर के वह इलाके शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो कहेगा बताइए श्रीलंका के राजा से श्रीलंका के राजा के पुत्री से विवाह करने वाला कौन शासक था? तो था कौन? गुप्त वंश। गुप्त वंश को गोल्डन युग भी कहा जाता है। गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? गोल्डन युग। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। यही चित्र देख लीजिए आप लोग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन दिख रहा है। देखिए ये थानेश्वर है, ये क्या है? थानेश्वर है। ये मथुरा है, ये कनौज है, ये प्रयाग है, ये उज्जैन है, ये भारूच है। भारूच क्या था? बंदरगाह था। भारूच क्या था? बंदरगाह था, ठीक है। यही आपका ये पाटलिपुत्र है। नालंदा भी बिहार में है, पाटलिपुत्र भी बिहार में। अजंता की गुफाओं के यही बोले थे। सतवाहना कहाँ राज करते थे? महाराष्ट्र में। सतवाहन केवल अगर मैप भी बना लेंगे अपना, तब पता चल जाएगा। कोई अगर उल्टा सीधा देखे मैप से, यही होता है कि कभी उल्टा सीधा सवाल भी दे देता है, तो आप ध्यान से उसका जवाब दे पाएंगे। कारण जानते हैं क्या है? कारण इसका यही है कि आप मैप जानेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस ओर कौन सा राजा शासन तक कर रहा था। सतवाहन है, तो मान ली महाराष्ट्र में किसी बात के लिए पूछे था, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पूछा था मथुरा को लेकर, तब पता जब चल गया कि उस समय कुषाण वंश की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो ओहो, तो जो जिसकी राजधानी रहेगी वही ना काम करेगा। ऐसा तो बात नहीं है। यूपी में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस आकर यहाँ मंदिर मस्जिद मठ कुछ ही बनवा दे, संभव नहीं ना है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। एहोल अभिलेख के बारे में आप लोग जानते होंगे। एहोल अभिलेख, ठीक है, ये अमरावती आंध्र प्रदेश में है, जान लीजिए, ठीक है। यही थे पल्लव। देखो पल्लव कहाँ थे? आंध्र प्रदेश वाला। ये है चोल, ये है चोल, क्या है? चोल। ये है पांड्य, ये है चेर। देखो चेर, चोल, पांड्य। चेर, चोल, पांड्य, ठीक है। तो चेर रहे कहाँ? केरल में। चोल है तमिलनाडु में, पांड्य भी है तमिलनाडु में, ठीक है, ठीक है। ये है महाबलीपुरम, ये महाबलीपुरम। ये अरिकामेडु बंदरगाह था। अरिकामेडु बंदरगाह था, तो कहाँ था? याद रखिएगा, ये था ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये पुहार भी एक प्रकार का बंदरगाह था। इतना समझ में आ गया आपको? और इतना समझ में आ गया होगा तो इसके लिए मानते हैं कि आप बहुत अच्छे समझदार हैं, आप समझ से पढ़ रहे हैं, समझ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ये देखो, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, ये बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। विक्रम संवत क्या होता है? शक संवत, विक्रम संवत। शक संवत की शुरुआत हुआ था, ठीक है। ये कौन सा है? हाँ, विक्रम संवत। क्या है विक्रम? कह रहे कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरा रूप से, देखिए क्या है, परंपरा रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से
जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय मैंने प्राप्त करने के बाद इसे ये संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो कहेगा कि बताइए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की चंद्रगुप्त जो राजा था उसे विक्रमादित्य की उपाधि कब मिली थी? तो शकों को पराजित किया। शकों को पराजित करने के बाद इसने क्या काम किया था? तो शक संवत चलाया था। कौन संवत चलाया था? शक संवत। ये गलती दिया है यार, शक संवत नहीं, शक संवत कुषाण वो चलाया था, कनिष्क चलाया था, ठीक है। ये विक्रम संवत चलाया था। थोड़ा सा यहाँ पे एनसीईआरटी भी कभी कभी मथे खराब करती है क्या। यहाँ पे बाबू 78 होगा। क्या होगा? 78। क्या होगा? 78, ठीक है। 78, ठीक है। 78 में ईसा पूर्व परम देखो विक्रम संवत चला था 78 में, ठीक है। और शक संवत चला था 58 BC में। कौन? 58। इसको चलाया था कनिष्क ने, और इसको विक्रम संवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। थोड़ा मोबाइल दो तो देख ही ले। थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट थोड़ा दान दीजिए। इसे तो कन्फर्म है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो शक संवत चला था क्या 78 में? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये ठीक है, एनसीईआरटी गलती नहीं करती है, ठीक ही की है। 58 है, याद रखे क्या है? 58। क्या है? 58। यहाँ हो जाएगा 78 AD। 78 AD हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? 78 AD। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये 58 BC है, 58 BC है। ये 78 AD है, 78 AD है। ये हुआ था किसके समय में? तो ये हुआ था उसके समय में, क्या बोलते हैं, कनिष्क के समय। तो ये शक संवत था। क्या था? शक संवत था, ठीक है। ये शक संवत था। ये क्या है? विक्रम संवत है, ठीक है। ठीक ठीक, विक्रम संवत बाबू याद रखेगा। ये 58 है, ये ठीक है, 58 है, ठीक है। बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक। कभी कभी हो जाता है, कुछ शब्द दिमाग से निकल जाती है, ठीक है। चलिए, कह रहे कि उनकी माँ, हाँ देखिए, कह रहा है कि कह रहा है कि अधिकार प्रस्ती और शासकों के पूर्वजों के बारे में ही मैंने कह रहा है कि अधिकार जो लिखा जाता है उनके पूर्वज के बारे में ही बताता है। यह प्रस्ती भी समुद्रगुप्त के पितामह या पितामह यानी कि परदादा या दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी थी। इनकी माँ क्या थी? कुमार देवी। लिच्छवी गणराज्य की थी। और पिता चंद्रगुप्त। पिता कौन था? चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का था, ठीक है। गुप्त वंश के पहले शासक थे। कहेंगे कि गुप्त वंश के पहले शासक का नाम क्या था? तो क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त। क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त, जिन्होंने महाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। तो कहेगा कि महाधिराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो कौन? चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने। यही आपको लिखना है कि चंद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी, मैंने दोनों किए थे, ये भी किया था और चंद्रगुप्त प्रथम ने भी किया। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही कह रहा है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। माने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे आप कहते हैं वो समुद्रगुप्त का ही लड़का था, समुद्रगुप्त का लड़का था, ठीक है। कह रहा है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, किसको बारे में हो रही है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में।
जब शक को पराजित किया तभी ना शक संवत चला, विक्रम संवत चलाया। क्या चलाया? विक्रम संवत। हाँ ठीक है, विक्रम संवत चला दिया था, ठीक है। अब उसके बाद 78 AD में शक संवत चला, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, ठीक है। चलिए, तो क्या है, बाद में ऐसा विश्वास होता है कि हो गया। तो देखो, कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, तो कहेगा कि कालिदास और आर्यभट्ट आज किसके दरबार में रहते थे? कहेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कहेगा कौन इसमें से खगोल शास्त्री था? तो क्या कहेंगे आप? आर्यभट्ट। कहेगा शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने, ठीक ने, उनके दरबार में थे, ठीक है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अध्याय 11 में। करके हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, देखो हर्षचरित की रचना कहेगा तो हर्षवर्धन ने नहीं किया है, लेकिन कहेगा नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। अगर इनके बारे में अगर कह देगा तब कहिएगा किसने चर्चा, किसने किया है? तो हर्षवर्धन ने लिखा है। लेकिन हर्षचरित्र की रचना कह देगा तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो इसकी रचना बाणभट्ट ने किया था। किसने किया था बाबू? बाणभट्ट, ठीक है। करके जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चला है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है कि ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 14 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट था। दरबारी कवि किसका था? बाणभट्ट। डायरेक्ट आपसे इतना ही सवाल पूछेगा कि बताइए कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? इसमें आप कंफ्यूज आ जाइएगा। तो किसके थे? हर्षवर्धन ने। संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी, ठीक है, मैं बताया हूँ। हर्षचरित किसकी जीवनी है? तो कहिएगा हर्षवर्धन की। किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट, ठीक है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कहे थे ना, इसको कहा था ह्वेनसांग, इसको क्या कहता है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके समय आया था? तो कहेंगे हर्षवर्धन के समय। हुआयान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। एक मिनट, हाँ हेलो, हाँ ठीक, चलिए आगे, ठीक है। तो कहेगा कि देखो ये ह्वेनसांग नहीं है, वो ह्वेनसांग कहीं कहीं आता है। नाम क्या था? ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग किसके दरबार में? हर्षवर्धन के। हुआयान किसके दरबार में आया था? जिसे फासियन कहे थे आप? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मत उठा, ठीक है। करेंगे हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। सबसे बड़ा बेटा इसका ये नहीं था, इसकी एक बहन थी, इसका एक भाई था, उसका नाम क्या था? राज्यवर्धन। हाँ, राज्यवर्धन करके था, ठीक है। राज्यवर्धन, राज्यवर्धन की हत्या कर दिया था एक शशांक ने। तो शशांक किसने हत्या कर दिया था? ठीक है। कह रहा है कि हाँ, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने, यानी कि सबसे छोटे थे, सबसे छोटे थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कनौज कनौज के शासक थे, ठीक है। मौखरी राजा ग्राहम वर्मन, याद रखिए, मौखरी राजा ग्राहम वर्मन से इनकी बहन की शादी हुई थी, ठीक है। लेकिन शशांक ने गलती से इनके बहनोई को मारकर इनके बहन को बंदी बना लिया। लेकिन थोड़ा कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं हम, क्योंकि शशांक की हत्या तो यही किए थे। शशांक की हत्या, हाँ, शशांक ने धोखे से इसके भाई की हत्या कर दिया था, ठीक है, ठीक। और शशांक की हत्या ये कर दिए थे हर्षवर्धन, और अपने बहन को कैसे छुड़ा लिए थे। चलिए आगे कहानी की जैसे देखेंगे, बहुत दिन हो गया हमको भी देखे हुए कहानी। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, हाँ, बंगाल के शासक ने जब उन्हें मार डाला, किसको मार डाला? तो इसके बहनोई को, मौखरी राजा को। किसको? मौखरी राजा को। मौखरी राजा ग्राहम वर्मन को मार देता, ठीक है। करके हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, ठीक है, मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, ठीक है, उतनी ही सफलता अन्य जगह पर नहीं मिली। जब उन्हें नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो कहेगा कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने पराजित किया? तो आप लोग खुल के कहिएगा सर, पुलकेशिन द्वितीय। राजा कौन था? किस वंश का था? तो चालुक्य वंश का। किस वंश का था?
चालुक्य वंश का था, ठीक है, चालुक्य वंश का। चलिए ठीक है। अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तियां, मैंने इनके द्वारा मन लिखा गया प्राग प्रस्थि जिसे था। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यवंश थे। तो कहा कि दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य, तो क्या कहेंगे, पल्लव और चालुक्य, ठीक है। करके पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम, पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। कांचीपुरम राजधानी ही पूछता है आपसे। कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्ण, तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ये दोनों राज्य किस किस नदी के बीच में थे, यही नोट करके रखना है, ठीक है। एक था कृष्ण और तुंगभद्रा नदी पर कौन फैला था, तो चालुक्य फैले थे। और ऊपर जो कावेरी नदी पर जो फैला था वो पल्लव फैला, ठीक है। कह रहे कि चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी बाबू, एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो कहेगा प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था, एहोल। कह रहे कि धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के सीमाओं में बनाने लगे। कह रहे कि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति, उनका दरबारी कवि कौन था, रवि कीर्ति। कहेगा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति था। कौन था, प्रशस्ति से पता चलता है। तो कहेगा कि प्रयाग प्रशस्ति का, ये केवल प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति रहता तो हरिशरण कह देते हैं। क्या है, प्रशस्ति। क्यों है, रवि कीर्ति से चलता, ठीक है। अगर खूब अगर पूछ दे तो कहेगा कि पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। कहेगा कौन सा ऐसा शासक था जिसके चाचा ने उसको राजपाट दे दिया था, कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। कह देंगे कि पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो बताओ पल्लव और चालुक्यों को किसने हरा दिया था, चोल वंश। किसने हरा दिया था, चोल वंश। चोल वंश सबसे शक्तिशाली था। और कहेगा कि दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य, तो कहेंगे चोल वंश। कहेगा सबसे ज्यादा नौसेना किसके पास थी, चोल वंश के पास थी। कितना हो गया, हाँ बस हो गया। और कितना टाइम, कितना टाइम, हाँ 1 घंटा में समाप्त कर देंगे। देखिए अच्छा क्या मतलब है, पढ़ेंगे भी ठीक से नहीं पढ़ेंगे या कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़े भी है, तो क्या मतलब है ऐसे पढ़ने के लिए। एक ही बार पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए कि फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय या अनुवांशिक बन गया था, तो बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडक नायक अर्थात मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। कहा जाता है कि कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ क्या है, कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। तो याद रखिए कवि हरिसेन का पदवी जो भी है इसको नोट करके रख लीजिएगा। कवि हरिसेन का कौन कौन सा पदवी है, ठीक है। तो ये भी एक पदवी है, ठीक है। कह रहा है कि एक नए प्रकार की सेना, ये बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ लिखा है देखिएगा। कह रहा है कि दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे, ठीक है। पहले क्या होता था कि जब सेना लड़ते थे ना, जब सैनिक को रखा जाता था तो कह दिया जाता कि उन्हें कुछ दान दिया दे दे, मैंने भूमि ही दे दिया जाए। जब भूमि दे देंगे तो भूमि किसी और को दे देंगे, आप भूमि पर से जो लगान उसे लेंगे, उससे उनका खर्चा पानी चलता रहेगा। कह रहा है किस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे, जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। माने सामंत, देखो मान ली सामंत किसे कहते हैं, मान ली कि जब आप सैनिक अपने अंडर रखें, तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति को आप कैदी के तौर पर रख लेंगे जो उसके आपके क्या हो जाएंगे, वो सामंत हो जाएंगे। जब ये सामंत वही सामंत होते हैं जब राजा की जब कुंडली पलटनी होती है, तो ये उसमें अहम भूमिका निभाते हैं और खुद राजा बन जाते हैं। अगर पूरा डिटेल पढ़ना होगा तो यहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको कल देखभाल समझ में आ जाएगा। कह रहे कि दक्षिण के राज्यों में सभाएं क्या थी, कि पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा, इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। कहे कि बताइए ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन
किस 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 वंश के चर्चा में देखने को मिलता है? तो कहिएगा कि पल्लव। किसके बारे में? पल्लव। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों, देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। तो कहेगा कि उर क्या थी? तो कहेगा ग्राम की एक सभा थी। उर क्या थी? गांव की एक सभा थी। नगरम नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। ये आपको नोट करना है कि नगरम क्या था? तो कहिएगा उर क्या था? तो कहिएगा गांव की एक सभा थी। पहले लिखिएगा उर। उर क्या थी? तो कहेगा गांव की एक सभा थी। गांव की एक सभा थी। फिर कहेगा नगरम क्या था? तो कहेगा कि सर ये व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। ठीक है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं सब शताब्दियों तक काम करती रही। तो कहेगा कि नगरम पर किसका वर्चस्व था? आप क्या कह सकते हैं डायरेक्ट? कहेगा कि नगरम पर किसका वर्चस्व था? आप डायरेक्ट कहिएगा सर व्यापारियों का। ठीक है। कह रहा है कि उस जमाने में आम लोग क्या करते थे? उस जमाने में आम लोग क्या करते थे? खेती बाड़ी करते होंगे। क्या करेंगे? खेती बाड़ी करेंगे। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत की झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई है। तो कहेगी बताइए कालिदास की रचनाओं में महिलाएं को किस भाषा में बोलते हुए दिखाया गया था? प्राकृत में। किस में? प्राकृत में। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभी सवाल एक पूछा था आप लोगों से कि कालिदास का एक रचना है, किस रचना के बारे में पूछा था? देखिए याद नहीं आ रहा है मुझे। कुमार संभव। कुमार संभव था ना? शायद कुमार ही संभव था। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा था, कुमार ही संभव था शायद। हाँ कुमार संभव। हाँ कुमार संभव ही होना चाहिए। ठीक। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला की प्रेम कहानी है। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में ये चर्चा किए हैं। पहले के रजवा भी बड़ा मजनुआ थे सब। ठीक है। आज अगर जो कुछ हो रहा था ये मत सोचिए कि पहले नहीं हुआ था, इससे भयंकर पहले होता था। अंतर यही था कि आजकल सोशल मीडिया है और उस समय सोशल मीडिया नहीं था। ठीक है। आज यहाँ थोड़ा भी खबर हो रहा है तो यहाँ से वहाँ चला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। सोशल मीडिया का जमाना होता उस समय भी तो हम लोगों से या आप लोगों से उस समय भी मजनू बहुत सारे पड़े थे। ठीक है। अच्छे छोरे तक पूछिए मत। ठीक है। हाँ ये चैप्टर खत्म हो गया। अन्य है ये आप लोगों को पढ़ना है। ये आपका पढ़ने का बात है। जैसे मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोग में क्या है? बेदईन थे। क्या है? बेदुइन थे। बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। घुमक्कड़ कबीले होते थे। यही आपको बस नोट करना है। कह रहा है कि लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की। तो कहेगा कि बताइए इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया? तो मोहम्मद पैगंबर ने। कब किया था बाबू? तो 1400 साल पहले। 1400 साल पहले। ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। किसको माना है? तो कहेगा कि ईसाई और इस्लाम दोनों में समानताएं रखती हैं। कह रहा कि यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया था। कहेगा कुरान किसका है? देखिए बाइबिल देख लिए, बाइबिल ईसाइयों का देख लिए। ठीक है। कुरान किसका है? डायरेक्ट कैसे सवाल देता है कि किनका है? आप लोग जानेंगे तो डायरेक्ट बता देंगे, नहीं जानेंगे तो नहीं बताएंगे। कह रहा कि अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। तो ये बहुत ज्यादा बात नहीं है, जीत लिया तो जीत लिया। ये लास्ट आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर क्या है बाबू? 11 पढ़ लिया। ठीक है। चैप्टर नंबर 11 क्या दिया है? कह रहा कि मारते चित्र तथा किताबें। ये कहानी है एक लंगड़े बच्चे की। लंगड़े बच्चे की कह रहा कि मरुत शामिम आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसको कुतुब मीनार दिखाया गया। मैंने उसका कहने का तात्पर्य यही था कि वो लंगड़ा था।
ठीक है, तो उसे एक बढ़िया से कुर्सी में बैठाया गया जो कि चलती थी, तो उसे बहुत खुशी हुआ। चलिए, लौह स्तंभ, ये अशोक द्वारा बनाया गया लौह स्तंभ है, देख लीजिएगा। ये लौह स्तंभ देखिएगा, 1 2 3 4 5, इनका बहुत नाम है, ये मत सोचिए, इनका नाम भी है। ये जो आप देखते हैं ना, ये ऊपर ऊपर, इन सबका अलग अलग नाम है। आर्ट और कल्चर पढ़ेंगे तब पता चला कि हरिगीत का किसका नाम है, ठीक है। कह रहा है कि महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ क्या है, शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसकी ऊंचाई मतलब था उधर, लेकिन कट गया है किसी कारण। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है, माने इसमें जो लिखा गया है उसी से इसके बारे में चर्चा चलता है। कह रहा है कि इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। किसका शक? चंद्र नामक, तो इसीलिए कहा जाता है, माफ करिएगा तो मिस्टेक हुआ था, कि चंद्र नामक है, तो कहा जाता है कि जो महरौली में मिला है वो चंद्रगुप्त प्रथम का था। किसका था? चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है, लेकिन उस पर चंद्र लिखा है, ठीक है, जो संभवतः वंश, हाँ, सो जो संभवतः वहाँ गुप्त वंश लिखा था, वहाँ जो संभवतः गुप्त वंश के थे, जो हम 10 में पढ़े। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के भी इसमें जंग नहीं लगता है। महरौली कहाँ है, किसके बारे में पता चलता है? तो चंद्र के बारे में। नोट करके यही लिखना, क्योंकि अशोक मत मार दीजिएगा। नोट कर क्या लिखेगा बाबू? अशोक है, धीरे धीरे लिखे तो लिख सके, लेकिन देख लिखा, अच्छा, वो धीरे धीरे कहता है लिखने के लिए, हम धीरे धीरे लिखना ही नहीं आता है। हाँ, अशोक धीरे धीरे लिखेंगे तो लिखना है, ठीक है। कह रहा है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। नीचे मैं दिखाऊंगा। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे जाते हैं, जैसे हड्डी ओडी, जैसे हड्डी ओडी, यही देख लो, देख लिए। कह रहा है, यहाँ देखिए, कह रहा है कि उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते हैं। कह रहा है कि इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर मिट्टी के टीला होता था। मिट्टी के टीला होता था, बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया जाता है, इतना जरूरी नहीं है। कह रहा है कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे क्या प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ तो कहता है, सिंपल से बात है कि प्रदक्षिणा पथ इसको कहते हैं। आर्ट और कल्चर पढ़ेंगे ना तो ये सब बातें अच्छा से मतलब समझ में आएगा, ठीक। कह कि इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता था। क्या कहा जाता है? वेदिका। ये सब नोट करके लिखिएगा, ठीक। रेलिंग को क्या कहा जाता था? रेलिंग के बाद वाला जो घेरा था उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। अब नहीं दिख रहा है ना, काट ही दिए हम भी, नहीं तो ये पूरा घेर देंगे ना तो यहाँ पे एक प्रवेश द्वार बना रहेगा। क्या बना रहेगा? प्रवेश द्वार। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। देखिए, कह रहा है कि इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया है। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह, हाँ ये याद रखना है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? क्या कहेंगे आप? गर्भगृह, ठीक, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो कहेगा कि मंदिर का वो भाग कौन सा है जहाँ पे देवी और देवताओं के मूर्ति को रखा जाता है? तो गर्भगृह, गर्भगृह। कह रहे कि भीतर गांव जैसे मंदिर उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक, ये देख लीजिए, काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। माने ऊपर जो नहीं लगा देते हैं वो, उसको शिखर कहा जाता है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिर में मंडप नाम की एक कलश टाइप का होता था, ठीक है। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो कहेगा कि लोग कहाँ इकट्ठा होते थे? सभागार में। लोग कहाँ इकट्ठा होते थे? सभागार में। मंदिर कहाँ रखा जाता था मूर्ति? तो कहेंगे गर्भगृह में। कहाँ रखा जाता है? गर्भगृह में, ठीक है। ये भी एक टूटा फूटा मंदिर है। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले। तो यही सवाल पूछा था कि भीतर गांव मंदिर कितना साल पुराना है? तो कहेंगे 1500 साल
पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। कहे कि दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर था जो इधर था। ये जो अभी इसके पहले वाला ये देखे हैं, ये इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एक आश्रम मंदिर, मतलब एक ही पत्थर से बनाया जाना एक आश्रम मंदिर कहलाता है। ठीक है, ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तहत जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर वाले ऊपर जो होता है काट के बनाया जाता है। ठीक है, इतना है और दो चार है। चित्रकला क्या होता है? मानचित्र में अजंता को ढूंढो, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में, अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र। ऐसे ऐसे लिखेंगे तब तो लिखेगा। चलिए महाराष्ट्र में, ठीक है, कि पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई है। हाँ, गुफाएं किस लिए खोदी जाती थी जानते हैं? गुफाएं इसलिए खोदी जाती थी जिसमें कि लोग जो हैं क्या हैं, जो लोग जो हैं ये बौद्ध भिक्षु जो है उसमें जाके आराम कर सके। ठीक है, इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। बिहार थे, मैंने बिहार ठहरने की स्थान होती है और चैत्य पूजा का स्थान होता है। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों के सहयोग से बनाए गए थे। मसाला जो आग जलाया जाता है। पुस्तकों की दुनिया यहीं से याद रखना। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, ये 200 बार पूछा है कम से कम। कहेगा कि तमिलों का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? शिल्पाधिकारम। इसी को नोट करना है कि तमिलों का महाकाव्य शिल्पाधिकारम, नोट कर लीजिए, काम चल जाएगा। ठीक है, की रचना इलांगो नामक कवि ने किया था। इसकी रचना किसने किया था? इलांगो नामक कवि ने किया था। नोट करते रहिए आप, ठीक है, बाद में हम तो देंगे, हमारे सारे रहेंगे, ठीक है, लेकिन आप भी कुछ हाथ पांव चलाइए। कह रहा है कि इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी। किसकी कहानी है? कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह कुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधावी से प्रेम करने लगा था। मैंने अपनी पत्नी को धोखा दे के, ठीक है, मुझे भी कभी मौका दो, वही वाला हाल है। ठीक है, अपनी पत्नी को क्या दिया था? धोखा। किसी एक नर्तकी थी उसको दिया था मौका, ये इसी की प्रेम कहानी। ठीक है, हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये कब से चलता आ रहा है। ये बहुत दिन से, मैंने आज तो चल रहा है, ठीक ही है, लेकिन इससे पहले भी तो चलता आ रहा था। मैंने कनगी को छोड़ के माधावी से इसको प्रेम हो गया। माधावी से इसको क्या हो गया? प्रेम। ठीक है, बाद में वह और कनगी कुहार छोड़कर मदुरै चले गए। मदुरै कहाँ? तमिलनाडु। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोलम पर क्या आरोप लगाया था? हाँ, कोलम पर, देखो, कोलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। बाप रे बाप, यही कहा जाता है कि तू चाह के हुआ और कि हमारा गम नहीं, कि हम तोहरे के चाहम तले हमारा दम नहीं थे। ये तो होता है कभी कभी। मतलब देखो, उतना करने के बाद भी कनगी क्या करती है? अपनी पतिव्रता का धर्म निभाते हुए इस वंश का ही क्या कर दी? नाश कर दी। कहेगा कि बताओ किसने चलाया था और किसने प्राण दंड दिया था उसको? याद रखिएगा, जो मदुरै में जो समय पांड्य राजा थे वही दिए थे। ठीक है, कह रहा कि एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को देख लीजिएगा। ये तमिल महाकाव्य है। क्या है? तमिल महाकाव्य। मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोलम तथा मधावी की बेटी की कहानी है। कोलम तथा मधावी की बेटी की क्या है? कहानी। ठीक है, हाँ ठीक है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही हो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले भी मिली है। ठीक है, चलिए लास्ट है अब, पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण क्या था? तो कह रहा है कि पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। प्राचीन या पुराण। ठीक है, कह रहा है कि पुराणों में
पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां दिया गया है। कहा गया है कि दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण, महाकाव्य में किसको किसको लेते हैं, महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण ये महाकाव्य, ठीक है, और से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित हैं। सही बात, हम तो बहुत अच्छा से परिचित हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। कह रहा कि और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध, हाँ कहेगा कि बताइए इनमें किसके बीच, महाभारत में किसके बीच कहानी है, पांडव को नहीं सुने, पांचों पांडवा कहानी है ना, जिसमें कृष्ण की भी चर्चा होती है, ठीक है। कृष्ण ही तो थे, लेकिन वो भी रोकने के लिए बहुत प्रयास किए थे। इस युद्ध का उद्देश्य कुरु वंश का राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो कहेगा हस्तिनापुर, ठीक, किसकी राजधानी थी, तो कहिएगा कि पुरु वंश की। महाभारत किसके लिए लड़ा गया, तो पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर जो थी, हस्तिनापुर पर बैठने के लिए, ठीक है। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है और आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों एक को ही व्यास नामक एक ऋषि ने लिखा था, ठीक है। तब पुराण और महाभारत को किसने लिखा था, व्यास ने। महाभारत में ही भागवत गीता भी है। महाभारत में क्या है, भागवत गीता है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा ही है। कह रहे कि रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। तो राजा कहाँ के थे, कौशल के। कौन, राम कहाँ के थे, कौशल के, ठीक है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। ये तो कहानी आप लोग जानते हैं, ये क्या बताना है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं, यही आपको नोट करना है, ठीक है। रामायण की रचना किसने किया है, वाल्मीकि ने। रामचरितमानस पाठ नहीं कह रहे, रामायण कह रहे हैं। रामचरितमानस पाठ कह देगा तो तुलसीदास, किसने क्या है, तुलसीदास। विज्ञान की पुस्तकें में क्या है, कह रहा है कि इसी समय गणित तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टिनी नामक पुस्तक लिखी। तो कहेगा कि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने क्या लिखा था, तो कहेगा कि आर्यभट्टिन पुस्तक, ठीक है। कह कि उन्होंने, हाँ इन्होंने ये भी बताया, इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। आज जो बताएगा ये कोपरनिकस जो बताया था, इससे पहले ये कौन बता देते हमारे, आर्यभट्ट, ठीक। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली थी। तो याद रखेगा कि वृत्त की परिधि को मापने की विधि कौन निकाले थे, तो आपके आर्यभट्ट, ठीक है। जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है, मैंने आज जो प्रयुक्त करते हैं उतना ही वो सही है। अब आ गया शून्य। कार्य के अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणतज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। कहा कि आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, अरबों ने। आयुर्वेद क्या होता है, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक का नाम था चरक, ठीक है, प्रथम द्वितीय शताब्दी में इसी में, और एक था सुश्रुत। चरक द्वारा रचित चरक संहिता, चरक क्या लिखा था, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता औषधि शास्त्र एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विविधता के बारे में विस्तृत किया, ठीक है, विस्तृत किया है। प्रमुख तिथियां देख लेते हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ या भीतर गांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी 1500 साल पहले। ये नोट करके कम से कम इतना तो लिख लीजिए आप लोग। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। तिथियों पर एक नज़र, ये देख लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। तिथियों पर नज़र एक बार आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यही है, जब देखेंगे तो कहेगा कि हड़प्पा के नगरों का विकास कब हुआ था, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना आप पढ़े थे। चलिए शुरू से आपको बता देते हैं।
कह रहे कि इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 वर्ष को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं प्रक्रियाओं के होने की अनुमति तिथि की जानकारी दी है, पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होंगे उनमें से तिथियां अलग अलग से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा जाता है, जैसे कि पूरा पाषाण युग अध्याय 2 के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई। सही बात है। मेहरगढ़ में कृषि का पशुपालन की शुरुआत आपको मिली है। आगे है कि हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 19 साल ईसा पूर्व हुआ था। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 पूर्व हुआ था। ठीक है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व था। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईस्वी जो है, इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार सवाल पूछा हुआ। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासन लगभग 272 से लेकर 268 ईसा पूर्व से लेकर 200 संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व। ठीक है। कनिष्क का शासनकाल 78 से 100 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। बल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647। केवल इतना भी लिख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये चीनी यात्री स्वयं संघ भारत आया था 630 से 643। ये बात बहुत बार पूछा हुआ। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से लेकर 642 तक। ठीक है। ये मानचित्र है, देख लीजिएगा। ये पूरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे राज्य। ठीक है। हम धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, ये पूरा राज्य है। यही प्रतीक्षा हमसे मांग रही थी मैं, तो इसको अब कैसे बताएं, ये प्रतीक्षा देख लो और बना लो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं राज्य सारा बता चुका हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिए। चलिए, वीडियो खत्म हुआ। देखिए, मेरा एक बार आप बात मानिए, जब इतना 6 महीना साल भर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो एक बार मेरा भी बात मान लेंगे तो क्या बन बिगड़ जाएगा। जीएससी पढ़ना है तो जरूरी है कि पुलिस में हो जाने के बाद दूसरा फॉर्म नहीं भरेंगे। लेकिन एक बार मेरी बात मानिए आप। ठीक है, मेरी बात मानिए, नोट्स बनाइए। बिना नोट्स की पढ़ाई नहीं होती है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। बाय बाय।